नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। पहले समझ लेते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम है क्या? मान लिया एक ए बी हमारे एक वैध द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है। और इस वैध द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो बिंदु O से A तक की दूरी l हो जाएगी और बिंदु O से B तक की दूरी l हो जाएगी। ठीक है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षण में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी r है। ठीक है। अब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा। बिंदु O प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। ठीक है। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा, इस तरह से। ठीक है। अब ये दोनों प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसे हम E1 नाम देते हैं, E1। ठीक है। और जो बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उसे हम E2 नाम दे देते हैं, E2। अब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र ना तो एक दूसरे के बराबर हैं और ना ही जस्ट विपरीत हैं। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अगर ये एक ही दिशा में होते तो दोनों को जोड़ देते, और अगर ये विपरीत दिशा में होते तो दोनों को घटा देते। ठीक है। अब ये ना एक दूसरे के एक ही दिशा में है ना ही विपरीत है, तो इनको हम E1 और E2 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है। अब तो जब ये कोण थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ठीक है। जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब घटक तोड़ते हैं तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस में आता है। पहले हम E1 का घटक तोड़ते हैं और इसको नाम में वैद्युत क्षेत्र E दे देते हैं। ठीक है। जब हम E1 का मतलब घटक तोड़ेंगे तो जिसके साथ थीटा उसके साथ तो कॉस में आता है, तो यहाँ हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ उसके साथ साइन में आता है। ठीक है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ठीक है। अब तोड़ते हैं E1 का। अब E1 का घटक तोड़ेंगे तो जब इसके साथ ये थीटा है तो इसके साथ किस में आएगा? इसके साथ आएगा कॉज में, तो हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है। और इसके साथ जो है माइनस में आएगा, इधर लिख देते हैं हम E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। दोबारा समझ लें। ये हमारे ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है। बिंदु ओ से ए से ओ तक की दूरी l है और बिंदु ओ से बी तक की दूरी l हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी 2l है, तो इतनी दूरी l और इतनी दूरी l दोनों को मिलाकर 12 हो जाएगी। ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसके निरक्षण में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। फिर हमने प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रों का बाहर की ओर निकलती हुई दिशा में E1 हो जाएगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा, इस तरह से अंदर की ओर दिशा में होगा। ठीक है। जब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र ना एक दूसरे के मतलब एक ही दिशा में है और ना ही ये विपरीत दिशा में है, तो इनको हमने E1 और E2 घटकों में विभाजित कर लिया है। ठीक है। जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा आएगा, और जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस में आता है। पहले हमने E1 का घटक तोड़ा तो E1 cos थीटा। ठीक है। फिर हमने और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ साइन में आता तो E2 sin थीटा। फिर हमने E2 का घटक तोड़ा। अब E2 का घटक तोड़ने के लिए जब इसके साथ कॉज है और उसके साथ थीटा है, तो थीटा उसके साथ कॉज में आता तो E2 cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ साइन में आता है, अर्थात यहाँ E2 sin थीटा हो जाएगा। अब E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के लिए निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर और जस्ट विपरीत है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अतः बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण ही होगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बिंदु, ये हमारी छूट गई थी, बिंदु P से बिंदु A तक की दूरी और बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी कितनी होगी, अर्थात दोनों दूरी समान होंगी। वो ज्ञात कैसे करें? हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जब इसमें चाहे इस त्रिभुज में चल लो चाहे इसमें चल लो, ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं। अब ये अगर देखा जाए तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण तो हमें ज्ञात ही करना है,
कहाँ हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात ही करना, और ये लंब ये आधार है। ठीक है, जब कहाँ हमें ज्ञात करना है तो लंब कितना है आर स्क्वायर, आर प्लस आधार कितना है एल, तो हो जाएगा एल, आधार का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ से कण ज्ञात करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अर्थात ये दोनों दूरी हमारी आ चुकी हैं। ये कितनी, ये भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाली दूरी भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं अर्थात बिंदु माइनस आवेश बिंदु पी तक की दूरी और प्लस आवेश बिंदु पी तक की दूरी दोनों समान है। समान कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसको बता देते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, अब हम ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, इसकी थ्योरी रह गई थी, थ्योरी समझ लें। यहाँ लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, इसकी अक्ष के समांतर तथा O के लंबवत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझ लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। E1 मान ही लिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, तो E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ आर की जगह जो दूरी है बिंदु पी से बिंदु ए तक की, ये बिंदु पी से बी तक की, वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, क्या लिख रहे हैं यार, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वहां पर इसका स्क्वायर होता है तो आर का स्क्वायर होता है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, अर्थात हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालें तो E1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लिखते हैं E1 बराबर 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये अंडर रूट को हम लिख सकते हैं घात में, अगर अंडर रूट को घात के रूप में लिखा जाए तो 1/2 घात के रूप में लिखते हैं। अब 2 घात पहले से ही तो इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो E1 बराबर हमें बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 माने तो E2 लिख लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो वही सूत्र होता है, E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन क्या लिख रहे हैं, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर के स्थान पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो हमने सरल कर लिया पहले ही, तो आया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे समीकरण संख्या हमने 2 नाम दे दिया।
ठीक है। अब माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात हो चुकी है। अब निकालते हैं बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकालना है। अब लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, या लिखेंगे, हाँ तो लिख लो, बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ठीक, हमारे पास जगह नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस क्षेत्र को मिटा देते हैं। अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हो जाएगा E बराबर हो जाएगा E1 कॉज थीटा प्लस E2 कॉज थीटा। अब कॉस थीटा क्यों आया? कॉस थीटा इसलिए आया क्योंकि जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र चित्र में आपने देखा होगा वो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के कारण ही था, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर E1 का मान कितना, 1/4 के 1/4 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस E2 का ही मान इतना ही है, कितना है 1/4 के 1/4 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉज थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लो, कितना आ रहा है कॉमन, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/4 के 4 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा cos थीटा, उधर से भी cos थीटा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम E बराबर 1/4 के इंटू, क्या लिख रहे हैं यार, 1/4 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया 2 कॉज थीटा, अभी यहाँ से 2 कॉस थीटा हो गया, तो E बराबर 1/4 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2। जब हम कॉस थीटा का मान चित्र से निकालेंगे तो वहां से आएगा इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा, सब चित्र से मान निकाले ना, कॉस थीटा का चित्र से, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार हो जाएगा इसका L और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर हो जाएगा 1/4 के इंटू, इन्हें तीनों को मिला के लिख देते हैं 2QL। ठीक है, और जब हम इस अंडर रूट को इस घात के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, जब ये दोनों पद एक तरह हैं, ठीक है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक घात ये, डेढ़ घात ये है, तो एक घात ये, आधी घात ये है, तो एक और आधी डेढ़, और डेढ़ को लिख सकते हैं हम 3/2, डेढ़ को लिख सकते हैं हम 3/2। अब आप ये भी जानते होंगे, यदि हम यहाँ से, यदि R इज ग्रेटर देन L, देन L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, R स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, हमने मान लिया, तो नगण्य है, तो इसका मतलब L स्क्वायर का मान 0। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं, अर्थात E बराबर आ जाएगा, E बराबर मिल जाएगा 1/4 के इंटू 2QL के स्थान पर, क्योंकि यहाँ से जानते हैं 2QL के स्थान पर स्मॉल p आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो 1/4 के इंटू स्मॉल p अपॉन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य मान लिया, L स्क्वायर का मतलब 0 है। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस 0, तो R स्क्वायर का R स्क्वायर रहेगा, और R स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो फिर हम इसे लिख लेंगे शुद्ध तरीके से, तो R स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, अर्थात 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और
जो वैद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर वो मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू स्मॉल p अपॉन r की पावर 3, ये हमारा आ चुका है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक N/c न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।